नाज़रीन आदाब, आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर मैं सब्ज़ार अहमद भट्ट आपकी खदमत में हाजिर। आज की शख्सियत प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ शख्सियात से मिलते रहते हैं, उनके अदबी कारनामों पर बात होती है और उनकी ज़िंदगी के हवाले से हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारी आज की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। डॉक्टर रह चुके हैं, जम्मू के मुख्तलिफ ज़िलों में चीफ मेडिकल ऑफिसर के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं और वो डायरेक्टर एड्स कंट्रोल के साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज सुबकदोश हुए हैं। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे अदबी कारनामे भी अंजाम दिए हैं। उनकी बहुत सारी तख्लीक़ात मंज़र आम पर आ चुकी हैं और उनकी कहानियाँ, उनके अफसाने अपने वक्त के मुख्तलिफ अखबारात में जैसे शम्मा, 20वीं सदी, हिंद समाचार, कौमी आवाज़, शिराज़ा जैसे अखबारात और रसाइल में छप चुकी हैं। जी हाँ, मेरी मुराद डॉक्टर अब्दुल मजीद बदरवाही साहब से है। डॉक्टर साहब, आज की शख्सियत में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम। शुक्रिया शुक्रिया। एक रिवायती सवाल से शुरू करेंगे हम कि डॉक्टर साहब, आपकी पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई और आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? मैं बदरवा के मोहल्ला मस्जिद में पैदा हुआ और 3 मई 1942 को मेरी पैदाइश हुई। तो घर वालों ने मेरा नाम मौलवी साहब से मिलकर उन्होंने 2 नाम तजवीज़ किए। एक कहा कि मोहम्मद उस्मान और दूसरा अब्दुल मजीद। तो उन्होंने मेरा नाम अब्दुल मजीद रखा। तो बाद में जब मेरी तालीम हुई कब पूरी, मैंने MBBS किया, तो उसके साथ ऐड हो गया डॉक्टर अब्दुल मजीद। फिर जब मैं थोड़ा बहुत इस अदबी दुनिया में यारों दोस्तों की वसातत से दाखिल हुआ तो इसमें और इजाफा हो गया डॉक्टर अब्दुल मजीद बदरवाही। उसमें मैं कितना कामयाब हुआ ये आप लोग ही जानते हैं। मैं उस मामले में मैं कुछ नहीं कहूँगा। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि आपने MBBS की डिग्री हासिल की है, MBBS और आला तालीम कहाँ से आपने हासिल की? बाकी तो ये 12वीं तक तो मैंने बदरवा में ही किया, बदरवा के श्री अमर हाई स्कूल में और डिग्री कॉलेज बदरवा से। लेकिन MBBS करने के लिए मैं पटियाला पंजाब से मैंने आया। आप एक तिब्बी मैदान से ताल्लुक़ रखते हैं, चूँकि आप डॉक्टर रह चुके हैं, आप डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज रह चुके हैं और ऐसा शाज़ नादिर ही देखने को मिलता है कि कोई साइंस के मैदान में हो और फिर वो अदब की तरफ रागिब हो जाए, फिर उसका अदब में भी कोई अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हो और उन गिने चुनी शख्सियात में आपका भी नाम है। क्या वजूहात रहे, किन चीज़ों ने आपको मुतासिर किया कि आप साइंस से मुंसलिक होने के बावजूद आप अदब की जानिब रागिब हुए और आपने अदब में कारनामे अंजाम दिए हैं, आपने तख्लीक़ात जो है आपकी तख्लीक़ात मंज़र आम पर आ चुकी है? रोज़मर्रा के जो मुलाकातें मुख्तलिफ़ किस्म के ये मरीज़ों से, पेशेंट से होती हैं तो वहाँ काफ़ी मवाद मिल जाता है जिससे आप मुतासर होते हैं। तो फिर जब मुतासर होते हैं तो फिर आप कभी कभी मजबूर हो जाते हैं कलम उठाने के लिए। अब कोई आदमी दर्द से करा रहा है तो एक तो आम आदमी को ये है कि भाई वो दर्द से करा रहा है तो उसने भी सुन लिया तो बात आई गई। लेकिन जो लिखने वाला है तो वो उसी दर्द को पूरी तरह बयान करता है। फिर वो एक तो वो बयान करता है, फिर उसका डॉक्टर की तबीयत पर क्या असर होता है तो वो लिख देता है। फिर सुनने वाला जो है तो वो उसकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाता है। तो बाकी मिल जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मवाद जो है ना चलते फिरते इनसे मरीज़ों से, बीमारियों से, उनके दुख दर्द से, उनकी कहानी सुनने से, उनकी हिस्ट्री सुनने से। मतलब आपको कोई मिलेगा कि देखिए जी मेरी शादी को आज 7 साल हो गए लेकिन मुझे बच्चा नहीं है, तो आप उस पर आप लिख सकते हैं। तो एक आदमी उसका कहता है जी मैं बीमार था, मैं एक डॉक्टर के पास गया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे के पास, फिर मैं हकीम के पास गया, फिर मैं वैद्य के पास गया, मैंने दवाइयाँ, देसी दवाइयाँ खाई, मुझे आराम नहीं आया, मेरे पास जो कुछ भी था तो वो सब कुछ ख़त्म हो गया। आपका अफसानवी मजमुआ जो मैंने पढ़ा है चुबन, तो क्या हम ये मान के चलें कि चुबन अफसानवी मजमुए में आपने इस तरह के तजुर्बात पेश किए हैं जो आपको डॉक्टरी के दौरान, जो आपको इस तिब्बी शोबे में काम करने के दौरान हासिल हुए, हम ये मान के चलें? बिल्कुल, उसमें तकरीबन सारे के सारे वही अफसाने हैं जिनका मुशाहिदा मुझे अपनी इस सर्विस के दौरान हुआ, बिल्कुल उसी में है। अगर एक आध कोई
اس کے علاوہ ہوگا تو ہوگا، لیکن باقی سارے اسی کے تعلق سے ہے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس افسانوی مجموعے کا نام عجیب چبن رکھا ہے آپ نے؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں گا۔ میں بی ایم او تھا اخنور میں، تو اخنور میں انہی دنوں ایک سردار صاحب تھے ہری سنگھ چندیل، وہ کسی سینٹرل ایجنسی کے بڑے آفیسر تھے، تو ہم اسی سڑک پر جاتے تھے، لیکن کبھی بات نہیں ہوئی۔ 3-4 دن کے بعد ہماری بات ہوئی تو اس نے میرا تعارف کیا، میں نے اس کا کیا، تو یہ وہ تو اس کے پاس بعد میں ہم ملتے رہے۔ تو ایک دن میرا بڑا بیٹا جو ہے اس کی پیدائش وہیں پر ہوئی، تو وہ اس کو کھیلتے تھے، تو کھیلتے کھیلتے اس نے ایک دن اس کا نام، اس نے کہا جی آپ نے کوئی نام رکھا ہے؟ میں نے کہا ابھی نہیں رکھا ہے۔ تو وہ کھیلتے اس نے اس کا نام رکھا راجہ بھٹی۔ کہتے میں لاہور میں پڑھتا تھا تو وہاں ایک ڈاکو تھا، اس کا نام تھا راجہ بھٹی۔ تو یہ کرتے کرتے تو ہم تھوڑے تھوڑے نزدیک ہوتے گئے۔ تو میں نے اس کو ایک دن کہا، میں نے کہا یار یہ آپ اکیلے ادھر؟ کہتا ہاں میری بیوی تو مر گئی ہے، تو لڑکا میرا کینیڈا میں ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ میرا لڑکا کینیڈا میں ہے تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے کہا سردار صاحب آپ اتنے اس بڑی جنگجو قوم سے ہیں، اتنے بہادر قوم سے ہیں، تو لیکن آپ کو لڑکے کے نام سے آپ کو یہ آنسو آنکھیں بھر آئیں؟ کہتے جب یہی آپ کا بیٹا اپنے ملک سے باہر جائے گا تو اس وقت بھی آپ کو یہ چبن لا جائے گی جو چبن مجھے اس وقت ہے، تو اس وقت آپ مجھے یاد کرنا، شاید میں اس وقت زندہ نہ ہوں۔ تو لیکن بالکل وہی ہو گیا کہ آج وہی بیٹا میرا دبئی میں ہے، تو جب مجھے یاد آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں، ہری سنگھ جی نے سچ ہی کہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جو مجھے چبن ہوتی ہے آپ مجھے اس دن یاد رکھو، تو اسی پر میں نے اس کا نام وہ چبن رکھا، اور بڑے لوگوں نے اس کو پسند کیا۔ اور کس طرح کے موضوعات ہیں؟ جیسے اس میں ایک افسانہ میں نے پڑھا مقدس ماں ورد آشرم کچھ پل اور رک جاتے، یا اس میں ایک اور افسانہ ہے میں ڈاکٹر نہیں ڈرائیور۔ اس افسانے پر اگر آپ 2 منٹ بات کرتے، میں ڈاکٹر نہیں ڈرائیور، کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ اس میں ڈاکٹر صاحبان کے رویے پر بات ہوئی ہے، جو آپ متاثر ہوئے۔ ایکچولی میں آپ کو بتاؤں آج کل بھی ایسے ہے کہ فرض کرو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، میرے حساب سے کشمیر نے ایک دو، میں یہاں تو میں پڑھا نہیں ہوں، 2-3 ڈاکٹر کلینیشنز پیدا ہوئے تھے، جو بیمار کو کلینک میں آتے ہی ان کو پتہ لگ جاتا تھا۔ ایک تو تھے مرحوم علی جان، دوسرے علاقہ بند صاحب ہیں، اسی طرح سے بہت اور بھی وہ سے ہیں۔ میرے ایک واقف کار ہیں ڈاکٹر یوسف ہیں، اچھا ایک کندن لال چودھری تھے، وہ اب پچھلے دنوں سرگباش ہو گئے۔ اسی طرح سے کافی لوگ تھے جن کو وہ کلینیکل سینس تھی۔ آج کل وہ کلینیکل سینس نہیں ہے۔ جو ہی پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا مجھے کھانسی ہے، اس نے کہا ڈیجیٹل ایکس رے کرو، اچھا یہ کراؤ جی، بلڈ ٹیسٹ یہ 26 ٹیسٹ ہیں تو یہ کرا لو۔ ارے بابا بھائی آپ کم از کم اس کے یہ دیکھو کہ بھائی کھانسی کس وقت آتی ہے، کب سے شروع ہوئی، بخار ہے، سردی ہے، یا آپ کے گھر میں تھی کہیں، یا کس طرح سے شروع ہوئی، کوئی کھانے سے ہوئی، موسم کا ہوا، وہ کچھ نہیں، تو اس نے اس کو ڈیجیٹل لکھ دیا۔ اچھا اتنا ہی نہیں ہے، پھر وہ اس کو کہے گا کہ نہیں آپ ترکوٹا نگر میں جاؤ فلانی جگہ۔ بھائی تمہیں کیا اس کے ساتھ، آپ کو تو ایکس رے چاہیے، آپ کیوں اس کو ڈائریکٹ کرتے ہو کہ ترکوٹا نگر جاؤ، گاندھی نگر جاؤ، یا نئی بستی جاؤ؟ تو ایک تو وہ، دوسرا یہ ہے کہ نسخہ بہت لمبا چوڑا دیا جاتا ہے جس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے میرے حساب سے۔ مثلا جہاں پر اس کو اینٹی بائیوٹک کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ اس کو اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں، پھر ایک نہیں دیتے ہیں وہ 3 دے دیتے ہیں، پھر وہ کھانسی کی بوتل بھی دیں گے، وہ بھی یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ جو بیمار ہے یہ بیچارہ گجر ہے، اس کا ایک چپل ٹوٹا ہوا ہے، ایک لال ہے، ایک پیلا ہے، پاجامہ پھٹا ہے، وہ نہیں دیکھتے، وہ تو اپنی اس میں دیکھتے تھے۔ مختلف سماج کے، معاشرے کے مختلف ناسوروں کو اپنے بہت خوبصورتی کے ساتھ تنقید کا نشانہ بنایا ہے اس چبن میں۔ چبن کے علاوہ اگر بات کریں گے ڈاکٹر صاحب، اور کون سی؟ اچھا ہاں، اور دوسرا مجھے یاد آ گیا کہ یہ زیادہ تر، یہ مجھے تو یہاں کی واقفیت نہیں ہے، جموں میں برد آشرم میں اگر آپ کبھی جائیں گے، امبھلا میں
बड़े बड़े इंजीनियर्स और बड़े बड़े ऑफिसर्स के माँ बाप वहाँ पर हैं, और बहाना ये है कि नहीं जी हम क्या करें, मेरी बीवी और मैं भी दफ्तर चले जाते हैं, तो इनका क्या करें, हम इनको यहाँ पर वो रख देते हैं। तो वो भी एक ऐसा पहलू है जिससे मुझे बड़ी दर्द होती है। तो मैं उसके भी 4-5 अफसाने मैंने लिखे हैं। अच्छा, फिर मुझे अपनी माँ के साथ, वालिद के साथ बहुत ज़्यादा लगाव था, तो माँ के लिए भी मैंने 3-4 वो अफसाने इसमें भी लिख दिए हैं, बल्कि ज़्यादा ही लिखे होंगे। कुछ देर तो रुक जाते, तो या एक और अफसाना था कि वो ख्वाब में मुलाकात होती है तो उसमें उसकी क्या हालत होती है, तो मेरी क्या हालत होती है। तो चुभन के अलावा आपने कौन कौन सी तख्लीकात हैं, आपकी निगारशात हैं? मैं इसके अलावा तो एक तो दूसरी किताब भी तैयारी में है, अफसाने काफ़ी इकट्ठे हो गए हैं, तो वो भी, तो मैंने वो लिखा है दयारे हबीब। दयारे हबीब में किस तरह का मौजू आपने लाया है, और उसमें दयारे हबीब में जी ये इसमें मक्का और मदीना के जितने ये मकामात हैं वो लिखा है, फिर ये सही का लिखा है, तवाफ़ का लिखा है, फिर ये बाकी जो ज़ियारतें हैं उनका वो थोड़ा थोड़ा मुख्तसर करके लिखा है। तो ये काफ़ी लोगों ने बड़ी पसंद की। एक और मुख्तसर सी किताब है आपकी हज उम्रा। हाँ, तो एक और मैंने लिखी है, ये हज और उम्रा। ये वहाँ मदीना यूनिवर्सिटी से मैंने किसी से बात करके, तो उसका यही मौजू है कि इसमें जब आप तवाफ़ करते हैं या सही करते हैं, उसमें आप लंबी लंबी दुआएं करें, उसको भी आपके फर्ज करो 100 नंबर मिलते हैं, और छोटी छोटी दुआएं भी करें उसके भी नंबर मिलते हैं। अब एक अनपढ़ आदमी है, वो लंबी दुआएं कहाँ करेगा यार, उसके लिए अगर वो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह वही भी करे, उसको भी वही 100 नंबर मिलते हैं। अब जब वो लोग किसी से रहनुमाई लेते हैं, वो तो डरते, वो कहते जनाब हम कहाँ अब ये इतनी लंबी दुआएं वो करेंगे। इस वजह से ये मैंने वहाँ ये मदीना यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर शायद बांडीपोरा के थे एक, तो उनसे मैंने बात की, तो उसने कहा जी मैं आपको बता दूंगा ये। तो वो उनके कहने पर तो ये मैंने एक छोटा किताबचा लिखा है, बिल्कुल आसान है। इसमें एक और तसनीफ है आपकी डॉक्टर साहब, इंतखाबे नूर। इस पर अगर आप 2 मिनट बात करते कि इसमें किस तरह का मौजू आपने पेश। अच्छा, इस इंतखाबे नूर में मैंने ये एक तो इसमें औराद फतिहा है जी, दूसरा दुआए रिकाब है, दुरूद ताज है, और 40 दुरूद हैं, दुरूद इब्राहिम है, और बाकी जो जिन दुरूदों की हुजूर ने ज़्यादा जोर दिया है तो वो दिया है। ये इसका मेरे ख्याल में ये 3-4 एडिशन है ये। तो अदबी काम के सिलसिले में आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपने दुरूद सलाम और चहल अहादीस भी किताब लिखी है। सवाल ये है डॉक्टर साहब, अगर मौजूदा दौर की बात करें, मौजूदा दौर में अदब की क्या सूरत हाल है आपकी नज़र में, अगर जम्मू कश्मीर खत्े की बात करें? देखिए, मैं अपना तजर्बा बता दूंगा। मैं इतना तो बड़ा मैं अपने आप को अदीब तो कह ही नहीं सकता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो उर्दू के लिए बाखरियों को कसूरवार ठहराते हैं, वो खुद इसकी टांग तोड़ देते हैं। उनके घरों में उर्दू है ही नहीं। अच्छा, मैं अगर कभी कोई अफसाना लिखूं तो क्योंकि मेरी बैकग्राउंड तो उर्दू है नहीं, मैं तो 8वीं-9वीं तक पढ़ा हूं, तो मैंने कभी अनवान बदलना हो तो आप यकीन माने कि मैं भीख मांगता हूं। एक को भी दूसरे, यार मैंने ये लिखा है तो ज़रा इसका यार वो अनवान मुझे नहीं लगा, तो मैंने ये 2-3 लिखे हैं, तो इनमें से कौन सा मौजू है ये। तो वो एक तो वो है। दूसरा, अफसाना कोई आप लिखो तो किसी को अगर आप कहोगे कि यार इसकी ज़रा इस्लाह करो, मुझे लगता है कि इसका लास्ट वाला पैरा जो है ना, ये ठीक नहीं है, या दरमियान में वो नहीं है, या ये लाइन में काटना चाहता हूँ, तो पहले तो वो मानेगा ही नहीं। दूसरा, अगर उसको दे दिया तो फिर वो अफसाना
वैसे गुम हो जाता है। तो इस तरह से मेरे बड़े अफसाने चले गए। लेकिन एक बात में मैं बड़ा ज़रूरी समझता हूँ क्या ना, कि ये शुरुआत जो मेरी इसकी उर्दू अदब की हुई, मैं किश्तवाड़ में था तो वहाँ मरहूम ये इशरत कश्मीरी थे, तो वो उनकी अहलिया बीमार थी, तो वो उनको घर पे देखने के लिए उन्होंने कहा जी, मैंने कहा 2 मिनट में ज़रा शेव करता हूँ। तो जितनी देर में शेव करने लगा तो उन्होंने वहाँ पर कोई कागज़ मेरा पड़ा हुआ था, उसने कहा यार आपका तो तख़य्युल बहुत ज़बरदस्त है, आपको तो लिखना चाहिए। मैंने कहा नहीं जी, हमें न तो फुर्सत है, न मुझे कहाँ है, और मैं कहाँ उर्दू पढ़, नहीं 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 नहीं। तो वो जो मैंने वो लिखा था, तो उन्होंने उसी अफसाने की थोड़ी बहुत करेक्शन की और कौमी आवाज़ जो जम्मू से निकलता था उसमें निकाल कर तो छाप दिया और मुझे कॉपी भेजी। और अगले हफ्ते एक और अफसाना लिखकर, जो उन्होंने खुद लिखा था लेकिन नाम मेरा दिया था, तो मैं जब हैरान हो गया, मैंने फ़ोन किया, तब तो ये मोबाइल नहीं था, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा ईश्वर साहब ये आपने ये भेजा है तो ये तो मेरा है नहीं। कहता नहीं 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 नहीं, इससे आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा। अच्छा, इशरत कश्मीरी को छोड़कर अगर बात करेंगे, किन अदबी शख्सियात से आप मुतासिर हैं? अच्छा, उसके ये तो किश्तवाड़ की बात है। वहाँ से जब मैं डोडा आया तो डोबा में मुझे ये असीर कश्तवाड़ी से मिला कर, वो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर थे। अब उन्होंने भी मुझे ये उंगलबाजी की, उसने कहा यार आप लिखा करो, आप लिखा करो, आप लिखा करो। तो फिर मैंने लिखना किया शुरू, तो वो मुझे तहरीक देते रहे। और फिर मेरी मुश्ताक फरीदी से वहीं मुलाकात हुई, फिर वो शाद फरीदी से, उनसे भी हुए। इन्होंने काफ़ी मेरी पजीराई की, मेरे थोड़ी सी गलतियों को भी माफ़ करते हुए उन्होंने कहा नहीं नहीं आपने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन अगर इसको ये करोगे। तो वो लिखते लिखते तो फिर वहाँ से फिर मैं कभी बनिहाल गया तो वहाँ उससे वो ज़ाहिर बानहाली से मिले, ये मंशूर साहब से मिले, हर जगह जहाँ जाते रहे तो वहाँ तो कोई न कोई मिलता गया। तो जब मैं काफ़ी ये मेरे अखबार वगैरह में लिखते गए तो फिर नूर शाह साहब ने बड़ी तारीफ़ की, गुलाम नबी ख्याल साहब ने बड़ी बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा नहीं 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 आप लिखा करो कर। तो ये लिखते लिखते तो मैं ये चुबन किताब लिखने के पर मेरी मंजिल ठहरी। तो उस किताब के निकालने में सबसे ज़्यादा जो मेरी एनकरेजमेंट हुई तो वो असीर साहब ने की, क्योंकि ये मेरा फील्ड तो था ही नहीं। अब रोज़ उनको ये कह देना तो ये करो जी, तो वो करो, अच्छा इसमें यहाँ का तो ये दोबारा लिखो, तो उस वजह से वही उन्होंने वो किया। तो बाद में जो जब ये किताब छप गई तो ये परवेज़ मानू साहब इनके साथ थोड़ी बहुत दोस्ती थी, तो इन्होंने बड़ा मुझे उभारा। सलीम सालिक साहब से ये टेलीफोन से बात हुई, फिर उनके साथ मुलाकात भी हुई, उन्होंने भी काफ़ी मुझे सराहा। तो बाकी भी लोग थे। अच्छा, मौजूदा दौर में अफसाना निगारों की कमी नहीं है। अगर देखेंगे बहुत सारे अफसाना निगार हैं हमारे, लेकिन किस तरह के मौज़ूआत चाहते हैं आपके अफसानों का मौजू बने? किस तरह की समाजी मसाइल इस वक्त ज़रूरत है अफसानों में लाने की? देखिए, इस वक्त तो जितनी भी ये हैं बुराइयां हैं, मतलब आप फैशन से लेकर और ये ड्रग एडिक्शन पर आप देखें, वो देखें, फिर हमारे ये जो फजूल की ये रस्म व रिवाज हैं वो भी हैं। इन पे ही अगर आदमी काफ़ी लिखे तो यही बहुत ज़्यादा है। अब हम तो आसमान के तारे तो नहीं ला सकते, लेकिन आदमी ये ड्रग्स का बहुत ज़्यादा है। अब जहाँ आप देखोगे तो मुझे कल ही कोई कह रहा था कि देखो जी फलाने को जी इतना ये पकड़ा गया, उतने को ये पकड़ा गया। उस वजह से हमारी ये पौध जो है ना ये तो ख़राब हो रही है। दूसरा ये है कि हमें ट्रैक रखना चाहिए अपने बच्चों का। फर्ज करो हमारा एक लड़का, उसने कहा जी मैं कॉलेज चला, लेकिन बाद में आप देखो कि वो कॉलेज गया भी कि नहीं, या उसने कहा जी मैंने आज चाचा के घर जाना है,
वो आज तो बड़ा आसान है, चाचा के घर फ़ोन करो कि भाई फलाना आ गया वहाँ के नहीं। फिर जब वो वहाँ से निकलता है तो चाचा को फर्ज है कि भाई यहाँ से वो 8 बजे निकला, वो वहाँ पहुँचा कि नहीं, वो कहाँ जाता है, क्या लगाता है। और अगर फर्ज करो किसी ने कोई ऐसी वैसी चीज़ खरीदी, उसको कहो कि भाई मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरी तो इतनी आमदनी है। मौजूदा दौर में कोई अफसाना निगार हैं जो इस तरह के मौज़ूआत जो ज़रूरत है वक्त की उनको लग, या जिनको आप मंजे हुए अफसाना निगार तस्वुर करते हैं आपकी नज़र में? जो नहीं, लिखने को तो बहुत से लोग लिखते हैं। ये मिस्टर पटवारी हैं, वो भी लिखते हैं, ये असीर साहब लिखते हैं, ये परवेज़ मानूस साहब लिखते हैं। फिर अच्छा आप भी लिखते हो, मुझे आपकी तहरीर बहुत पसंद है। माशूक साहब की तहरीर है, वो भी बड़े तो अच्छा। नज़ीर शाहिद है, वो भी हैं। डॉक्टर ये मुश्ताक हैं, नज़ीर मुश्ताक हैं, अब वो भी तो डॉक्टर हो। नावल की क्या सूरत हाल है? क्योंकि नावल का रुझान जो है मेरे हिसाब से कम होता जा रहा है। आपको क्या लग रहा है नावल की सूरत हाल मौजूदा दौर में? मैंने तो नावल कहीं पढ़ा नहीं, क्योंकि ये मुझे तो हमें इख्तिसार ही पसंद है। मेरे अफसाने भी 1 पेज के ही होते हैं, तो नावल के लिए तो आपने कैजुअल लीव लेनी है तो तभी आप पढ़ेंगे। तो मैंने तो वो कोई नहीं पढ़ा है। डॉक्टर साहब आप आज भी लिख रहे हैं, या आज चुभन जो है दोबारा से छप रहा है? हाँ, तो उसका फिर कोई नाम कुछ और रखेंगे। नहीं मतलब चूंकि अखबारात में उनके मज़ामीन दोबारा से वो अफसाने आ रहे हैं। फिर ये चुभन के जी ही जी ना वो इस वजह से आ रहे हैं कि मेरे जो फर्ज करो यही अखबार है, निदाए कश्मीर है या उड़ान है या सैरबीन है या बाकी जो है लाजवाल है जम्मू से, लेकिन वो जो कहते थे कि नहीं जी वो आपका अफसाना जो है उसके लिए हमको ये जो कारीन है वो कहते थे जी कि हमसे नहीं पढ़ा गया वो, तो हमने उनको किताब दे दी, तो वो उसी से निकाल कर तो वो दोबारा छाप। मौजूदा जो हमारी नस्ल है, अदब और नई नस्ल के दरमियान एक खला बढ़ता जा रहा है। आपकी नज़र में क्या किया जा सकता है? इस गैप को अगर ख़त्म ना किया जाए, कम से कम इसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? मौजूदा नस्ल को अदब की जानब राग़िब करने के लिए क्या किया जा सकता है? ना एक्चुअली इसमें चूँकि ये किताब पढ़ने का रिवाज जो है ना वो ख़त्म हो गया। लाइब्रेरीज अब तो नाम की रह गई, लाइब्रेरी में कोई नहीं जाता। एक वक्त था कि लाइब्रेरी में एक किताब लेने के लिए धक्कम पील होती थी, लेकिन अब तो कोई वहाँ वो जब कोई जाता ही नहीं है, वो तो कोई लिखता ही नहीं है। अच्छा पहले तो आप देखो कोई खत वगैरह लिखता था, तो वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त सनफ़ थी कि खत लिखने का भी एक अंदाज़ था, लेकिन अब तो कोई चिट्ठी कोई लिखता ही नहीं है, वो नहीं है। इस वजह से ये बाकी सनफ़ वगैरह ये भी सब ख़त्म हो रहा है। ये अफसाना भी आहिस्ता 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 ये ख़त्म हो जाएगा। अब जिनके घरों में उर्दू होना चाहिए वो तो बच्चों को अब अंग्रेज़ी स्टार्ट से करा देते हैं। जो बड़ी बात ये है कि हम मज़हब से भी बहुत दूर हो गए हैं, तो उस वजह से नहीं, इसमें कोई फ़रोग़ की कोई सूरत नहीं है। अब हम बनाएंगे मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी, तो उसका मतलब नहीं है कि उर्दू की बड़ी परवाज़ हो रही है, नहीं। चूँकि अच्छा आपने अफसाने लिखे हैं, तो अफसानवी सिनफ के अलावा, इस सिनफ के अलावा आपने किसी और सिनफ में तबाज़माई की कभी? मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अल्लाह के फजल से मैं बड़ी दफ़ा हरमैन शरीफ गया हूँ, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि मैं नात लिखूँ, लेकिन मैं एक लफ्ज़ भी नहीं लिख सका। ये मेरी बड़ी तमन्ना रही, तो हालांकि मैं चाहता था कि लिखूँ, लेकिन ऐसे अगर मैं बोलने पर आ जाऊँ तो मैं हुजूर की बड़ी तारीफ़ करूँ, लेकिन मैं नात लिख नहीं सकता। तो गज़ल मैंने सिर्फ एक लिखी है, वो इसमें आई है जो मेरा अफसाना है, ये मेरे महबूब, उसमें मैंने वो डाल दिया है कि वो मेरे महबूब को आना है शायद कि खुशबू सी अचानक आ रही है,
تو وہ ہے، اس میں 12-13 شعر ہیں. تو میڈیکل کالج میں جب میں 3rd ایئر میں تھا تو وہاں ہمارا میگزین نکلتا تھا، تو وہاں ان لوگوں کو بہت اردو کے ساتھ لگا تھا، تو وہاں میں نے 2-3 شعر لکھے تھے کہ وہ تھا ہاں کہ روز کرتا ہوں شراب سے توبہ، پی کے مجھ کو جو ہوش آتا ہے، اچھا قدر کھوتے ہیں چاند تارے بھی، حسن تیرا جو یاد آتا ہے. واہ. اسی طرح سے 2-3 اور لکھے تھے، باقی نہیں لکھا. باقی یہ جو میری یادداشت ہے اس کو میں نے 2-3 دفعہ لکھا، تو ایک اور ابھی میں وہ لکھ رہا ہوں کہ میں اس کے ڈاکٹری کے درمیان کچھ عجیب باتیں ہو گئی، تو وہ بھی میں لکھ رہا ہوں. بڑا نئی نسل کے لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا بحیثیت ایک ادیب، ایک افسانہ نگار، ایک کہانی کار؟ کیا پیغام رہے گا آپ کا؟ دیکھیں ایسے اگر تو ان لوگوں کی آبزرویشن ہو تو وہ آبزرویشن کسی صورت میں بھی ہو، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے غریب ہو، امیر ہو، یا کوئی آج کی یہ ہوا ہو، تو اس میں اگر اس کی آبزرویشن ہے پھر وہ اسی آبزرویشن کو، اس میں طاقت ہونی چاہیے کہ وہ اس کو کاغذ اور قلم سے اس پر وہ لائے. تو تب آج کل کیا مصروفیات ہیں آپ کی، اور آپ کس چیز پہ آپ کام کر رہے ہیں آج؟ نہیں کوئی خاص نہیں ہے. تو آج کل ادب کے حوالے سے اگر بات کریں. میری اب عمر بھی ہے تو میں اب صحت مند کم رہتا ہوں، زیادہ بیمار رہتا ہوں، تو دوائیاں ہیں، پریکٹس میں خود کرتا ہوں. میں اپنا بلڈ پریشر خود دیکھتا ہوں، یہی پریکٹس ہے. اپنا ٹیمپریچر دیکھتا ہوں، اپنا شوگر دیکھتا ہوں، یہی پریکٹس ہے. تو باقی تھوڑا بہت سیر ویر کرتے ہیں، تو زیادہ گھر پر ہی ڈاکٹر رہتا ہوں. صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے ساتھ بات کی، ہمیں اپنے زرعی خیالات سے نوازا اور اپنی تخلیقات کے بارے میں، اپنے ادبی کارناموں کے بارے میں ہمیں جانکاری دی. اس کے لیے آپ کا بے حد شکریہ. آپ کی مہربانی، آپ کی مہربانی.